मित्रों, गायत्री परिवार आज समाज के सांस्कृतिक नवनिर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसके पीछे निश्चित रूप से गायत्री परिवार के संस्थापक योग ऋषि पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य की तपस्या है, वहीं उनकी मूलभूत सोच और समाज की पीड़ा पतन के निवारण के लिए जो दर्द था वो सबसे महत्वपूर्ण था। यूं तो उनके हिमालयवासी गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने उनको बोध कराया ही था कि तुम्हारा जन्म सामाजिक नवनिर्माण के लिए ही हुआ है। मानवता जिस कष्ट में, पीड़ा और पतन की ओर जा रही है, उसका निवारण तुम्हें करना है। और ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं, तुम्हारे पिछले जन्मों में भी तुम्हारी यही भूमिका रही है। उसके उपरांत परम पूज्य आचार्य जी संकल्पित हो गए और उनके दिशा निर्देशन पर अपनी तपश्चर्या का क्रम प्रारंभ किया। इसके साथ ही राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने गांधी जी के सच्चे अनुयायी की भांति भूमिका अदा की और मथुरा आगरा के क्षेत्र में आंदोलन हेतु जो भी निर्देश प्राप्त होते थे वो पूरी तत्परता के साथ आचार्य जी उसमें अपना श्रम और योगदान समर्पित करते थे। देश जब स्वतंत्र हो गया, एक दिन गांधी जी के पास बैठे थे। गांधी जी से आचार्य जी ने कहा, बापू, देश तो स्वतंत्र हो गया, किंतु अपने साथी, बड़े बड़े साथी जिस तरह से आपाधापी में लग गए, पद प्रतिष्ठा में लग गए, उसे देख कर तो बड़ा अफसोस हो रहा है। गांधी जी ने कहा, मैंने तो प्रस्ताव रखा ही था कि कांग्रेस अब भंग कर दी जानी चाहिए और नए सिरे से, नए प्रारूप से अपने राष्ट्र के नवनिर्माण हेतु प्रयास प्रारंभ किया जाना चाहिए, किंतु अब तो ऐसा लगता है मेरा सुनता ही कौन है। हाँ, एक बड़ी आशा तुमसे मुझे है, क्या तुम मेरी आशा को पूर्ण कर सकोगे। मेरा सोच है कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, किंतु असली स्वतंत्रता तो सांस्कृतिक स्वतंत्रता हुई। हम जब अपने सांस्कृतिक गौरव को अपने जीवन का अंग बना लेंगे, तभी हमारा राष्ट्र अपने पूर्ण गौरव में स्थापित हो पाएगा। क्या इसके लिए तुम कुछ कर सकते हो? आचार्य जी ने कहा, बापू, आपका अगर आदेश है तो मेरा जीवन तो इसी के लिए वैसे भी समर्पित है। मैं पद प्रतिष्ठा से सदैव दूर रहूँगा और सांस्कृतिक नवनिर्माण के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य झोंक दूंगा। और आचार्य जी ने इसके बाद गायत्री परिवार का एक विशाल संगठन खड़ा किया, किंतु इस संगठन को उन्होंने संगठन का नाम नहीं दिया, अपितु परिवार का नाम दिया, गायत्री परिवार।
और परिवार की खास बात ये होती है कि उसमें ममत्व, स्नेह और दूसरे की सुविधा का ख्याल रखने की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस संदर्भ में एक छोटा सा कथानक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूं, शांत कुंज हरिद्वार के 9 दिवसीय शिविर में मैं व्यक्तिगत रूप से एक बार गया था और संयोग से एक उसी कमरे में गुजरात के एक सज्जन ठहरे थे और जब सुबह हुआ तो ढेर सारा काजू, किशमिश और बादाम का वो नाश्ता कर रहे थे। तो हम लोग ने हंसते हुए ऐसे कहा कि भैया, आप काजू किशमिश वाले गायत्री परिवार में कहाँ फंस गए? यहाँ तो हम लोग सामान्य जीवन क्रम चलाने वाले हैं। तो बड़े संजीदगी के साथ उन्होंने बताया, भाई साहब, अगर आप मेरा लगाव, मेरा जुड़ाव जानना चाहते हैं तो छोटी सी कथा आपको सुननी पड़ेगी। सब लोगों ने कहा बताइए। बोले एक बार की बात है कि आचार्य जी उस समय मथुरा में रहते थे। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि आओ तुम्हें अपने गुरुजी से मिला दूं, और बहुत अच्छे विद्वान और संत सब कुछ है। ट्रेन में उनके साथ चला। मथुरा आते आते ट्रेन थोड़ा लेट हो गई और हम लोग लगभग 10 बजे घिया मंडी के मकान में आए। जैसे ही हम लोगों को आया हुआ देखा तो आचार्य जी ने एक झोला लिया और थोड़ा बाहर गए और थोड़ी देर बाद लौट आए। और थोड़ा ऐसा लगा कि कुछ उलझन में है। तो हमारे मित्र ने कहा उनसे, आचार्य जी, गुरुदेव क्या बात है, आप कुछ सोच रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा बात कोई बड़ी नहीं है, किंतु मुझे लग भी रही है बड़ी। बोले आखिर है क्या? बोले सच बात तो ये है कि घर में गेहूं का आटा खत्म है और तुम लोगों का अभ्यास है नहीं खाने का, केवल जौ का आटा है। और तो यही दुविधा है माता जी की और मेरी कि जौ का आटे की रोटी किस तरह तुमको खिलाऊं। तो हम लोगों ने कहा कि अरे नहीं नहीं गुरुजी, आप क्या बात करते हैं, आप जब जौ का आटा खा सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं खा सकते, बिल्कुल स्वाद के साथ खाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा, नहीं बेटा, तुम हमारे शिष्टता बस कह रहे हो, लेकिन हम जानते हैं तुम लोगों को खाने का अभ्यास नहीं है, जौ का आटा अच्छा नहीं लगेगा जरा भी। खैर जौ की रोटी बनी। तो उन सज्जन ने बताया, भाई साहब क्या बताऊं, उन जौ की 4 रोटियों ने मुझको खरीद लिया। और जौ की रोटी ही नहीं, उसके पीछे जो संवेदना थी, जो भाव था, जो गुरुदेव का सोच था, उसने हमें मानसिक रूप से पूरा इतना प्रभावित किया कि मैं बहुत सारे संगठन मैंने देखे थे, किंतु ये भाव कहीं नहीं देख पाया। और मैं सदा सदा के लिए इस संगठन से जुड़ गया और समाज के लिए, सांस्कृतिक नवनिर्माण के लिए जो भी कर सकता था वो किया। और सच बात तो ये है कि इसी बल पर ये संगठन स्थापित हुआ, पला, बढ़ा और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। इस संदर्भ में एक छोटा सा कथानक यहीं कानपुर का ही आता है। कानपुर में गायत्री परिवार की स्थापना में मुख्य जो 3-4 लोग थे, उनमें श्री भारतीय स्टेट बैंक के श्री रामदास जी वर्मा और श्री स्वीकृति लाल जी गुप्ता तथा प्रभु शंकर तिवारी जी,
और उनके साथ और भी लोग काफ़ी सक्रिय थे। तो कंपनी बाग में बहुत बड़ा कार्यक्रम होना था। आचार्य जी को उसमें आना था, ज्ञानी जेल सिंह भी उसमें आए थे। उसकी तैयारियां चल रही थी, सारे कार्यकर्ता लगे हुए थे। तो उसी समय श्री रामदास वर्मा जी, जो भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत थे, वो भी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। अचानक वो बैठे हुए थे और उनके आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। साथ के सारे लोग घबरा गए कि बुजुर्ग आदमी हैं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हुई, कोई घबराहट तो नहीं हो गई। तो हम लोगों ने पूछा, वर्मा जी क्या बात है, बताइए, डॉक्टर को बुलाएं क्या, कहीं ले चलें? तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये हुआ कि फिर आप रो क्यों रहे हैं, क्या आपको तकलीफ है, आप बताइए ना। तो उनका तकलीफ, ये आंसू तकलीफ के नहीं हैं, ये आंसू आश्चर्य के हैं। सबका कौतूहल बढ़ा, आप स्पष्ट बताइए कहना क्या चाहते हैं। बोले, मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। सबने पूछा, बताइए क्या है। बोले, तब मैं परमठ में रहता था और गुरुदेव जब आते थे तो परमठ में ही मेरे मकान में रुका करते थे। तो एक बार की बात है कि इसी स्टेट बैंक के पीछे वाली रोड में सिविल लाइन से आते हुए स्टेट बैंक और कंपनी बाग के बीच से के रास्ते पर हम लोग रिक्शे, उसी एक ही रिक्शे पे हम दोनों लोग बैठे थे। तो संयोग बस हमने बात चला दी, पूरी अपने मन की बात कहते हुए गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप जब बात किया करते हो तो कहते हो मेरा संगठन बहुत बढ़ेगा, बहुत फैलेगा, बहुत प्रचार प्रसार होगा, लाखों लोग इससे जुड़ेंगे और बहुत प्रभावशाली कार्य होगा इसका, किंतु मुझको लगता नहीं ऐसा। तो गुरुदेव ने पूछा, क्यों नहीं लगता? बोले, इस वजह से नहीं लगता कि आप मथुरा से जब चलते हो तो हमको चिट्ठी डालते हो पहले कि रामदास मैं कानपुर आ रहा हूँ फला तारीख को, तो 2-3 दिन का प्रवास रहेगा, तो अपने 2-4 मित्रों को तैयार करो ताकि उनके घर हम लोग गायत्री यज्ञ कर सके। तो मैं फिर लोगों से तैयार करता हूँ कि भैया हमारे गुरुजी आ रहे हैं और अपने घर में हवन करा लीजिए, यज्ञ करा लीजिए, पूजन करा लीजिए। तो लोग तैयार हो जाते हैं। तो वास्तविक स्थिति तो ये है कि जैसे तैसे कार्यक्रम हो रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि अपना संगठन बहुत बना गया, बहुत विशाल होगा। तो वर्मा जी ने कहा कि उस समय हम लोग ठीक इसी जगह पे थे, रिक्शे में कंपनी बाग और स्टेट बैंक के बीच वाली रोड। तो गुरुदेव ने हाथ उठा के कहा, रामदास ये देख रहे हो ना पार्क, इतना बड़ा पार्क, कितना बड़ा पार्क है? बोले, बहुत बड़ा पार्क है। देख लेना, एक दिन वो टाइम आएगा इस पार्क में तिल डालने की जगह नहीं बचेगी, इतनी भीड़ आएगी कार्यक्रम में। तो वर्मा जी बोले, वही कथानक मुझे याद आ गया और लग रहा है कि गुरुदेव को हम पहचान नहीं पाए शायद। और वाकई में जो गुरुदेव ने बात कही थी बिल्कुल सच है कि आज कितना विशाल जन समुदाय एकत्रित होने की तैयारी यहाँ हो रही है, कितने कार्यकर्ता लगे हैं और गुरुदेव का यह अभियान निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, जैसा कि वो कहा करते थे। तो मित्रों, गायत्री परिवार की विशालता, कार्यदक्षता, प्रभावशालीता के पीछे मूल कारण क्या है? निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव का, जहाँ एक तरफ तपश्चर्या है तो दूसरी तरफ का स्नेह भरा व्यवहार है,
तो तीसरी उनकी दिव्य दृष्टि और दूरदृष्टि है, जिसके बल पर ही गायत्री परिवार निश्चित रूप से पुष्पित, पल्लवित और अपनी प्रभावशाली भूमिका पर अग्रसर होता जा रहा है। धन्यवाद मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव अवश्य दें। इसके लिए कमेंट में जरूर कुछ न कुछ लिखें और इसके साथ ही प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे भी आपकी अभिरुचि के अनुरूप वीडियो बनाए जा सके।